नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एसडीजी गोलकीपर अवार्ड कार्यक्रम को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया है उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 600 स्थानों पर लाउड स्पीकर्स जो लगे थे वो परेशानियों के कारण थे, उन सभी पर प्रशासन ने हटवा दिया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग प्रशासन की सहभागिता में सहयोग करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत है, उस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में इन सभी ने सराहनीय काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने उन सभी का प्रोत्साहन किया है। अतिक्रमण पे आपने जो आदेश दिए उसका एक्शन दिख रहा है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे आपने कहा अवैध अतिक्रमण जहाँ पे मस्जिद है, बाजार, दूसरी एक्शन अब दिख रहा है। नहीं, देखिए, हमने कहा है कि चूंकि अवैध अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, उसको लेकर लगभग 600 स्थानों पर जो लाउड स्पीकर थे, जो लोगों की परेशानी का कारण बनते थे, उन सभी को प्रशासन ने हटवा दिया है और हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं। मुंबई ने केएससी ग्राउंड में आयोजित रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड को 725 रनों से हरा दिया। वहीं उत्तराखंड की जो हार हुई है वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है। साथ ही इस हार से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सीएम धामी का कहना है राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से प्रतिभावान युवाओं को उचित मंच प्रदान करने का कार्य करेगी। तो वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों ने कथित तौर पर प्रबंधक पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाए हैं। उत्तराखंड टीम के खिलाड़ी भूख से बेहाल और बेचैन थे क्योंकि उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उनसे कहा गया था कि वह अपने भोजन का इंतजाम खुद कर लें। वहीं इस मामले में खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। कारण आना कि भाई हमारे खिलाड़ी भूखे थे अथवा हमारे खिलाड़ी को अच्छा खाना नहीं मिला, मैं समझती हूँ कि ये एक जांच का विषय है। सरकार को, जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि 1500 की जगह पे जो है वो भत्ता 2000 रुपये कर दिया गया था, उसके बावजूद ये परिस्थितियाँ पैदा हुई। निश्चित रूप से इसका परीक्षण कराया जाएगा, इसकी जाँच करी जाएगी और ऐसा क्यों हुआ। बाकी यदि रही बात खेल विभाग की, तो खेल विभाग लगातार एसोसिएशंस जो कार्यक्रम करते हैं, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो हमारा फील्ड है वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। मैंने खुद ने 5 लाख की वहाँ पर घोषणा करी और साथ साथ में उनको अनुदान भी दिया। तो मैं समझती हूँ कि खेल विभाग तो लगातार खेल नीति को लाते हुए उसका अनुपालन लगातार कर रहे हैं। हम लोग हैं, हमने अभी लक्ष्य सेन को जो है 15 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों में उनके मनोबल को बढ़ाने और साथ साथ में पुरस्कार देने और सम्मान देने के दृष्टिकोण से दिया है। तो हमारी ओर से हम ऐसी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं कि जिससे खिलाड़ी का खेल प्रभावित हो, लेकिन जो विषय आप लेकर आए निश्चित रूप से इसका परीक्षण और जांच कराई जाए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा से नेपाल सीमा को लेकर विवाद सामने आ रहा है, जहां खटीमा भारत नेपाल सीमा के पास तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्गत 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाना था, जिसके सुरक्षा के लिए सीमा पिलर और तार बाड़ लगाना भी प्रस्तावित किया गया था। वहीं इस मामले में नेपाली नागरिकों द्वारा खंभे की तार को उखाड़कर फेंक दिया गया, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। वहीं सूचना पर नेपाल और भारत के अधिकारियों द्वारा इस विवाद से निपटने के लिए वार्ता और निरीक्षण भी किया गया। खटीमा एसडीएम, वन विभाग, पुलिस प्रशासन और एसएसबी के अधिकारियों और नेपाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से घटना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां भारत की ओर से अपना पक्ष रखा गया, लेकिन नेपाल प्रशासन द्वारा कोई भी उचित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और एक बार फिर अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नेपाल प्रशासन द्वारा समय मांगा गया है। नेपाली नागरिकों द्वारा जो है 3 तारीख को जो है उसमें जो है तारबाड़ को और खंभों को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। इसको लेकर जो है खटीमा प्रशासन, हमारा वन विभाग हो गया और खटीमा तहसील से जो है एसडीएम साहब भी गए थे और आज जो है तहसील से जो है तहसीलदार मैडम गई थी और एसएसबी के कमांडेंट साहब नेगी साहब भी आज मौके पर आए थे, जहाँ पे कि जो घटना है, घटना के उपरांत जो है जो नानकमुनि नेपाल के जो के नाम उसके पॉलिटिक्स वाले जो थे और अन्य जो है वहाँ के सीडीओ साहब के जो प्रतिनिधि थे वो लोग आए और नेपाल पुलिस होगी और नेपाल के एपीएफ भी थी वहाँ मौके पर। इनके द्वारा उस क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उक्त क्षेत्र जो है भारत का जो है आरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण मनुष्य का
संख्या जो है 4 ही है, परंतु उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाए गए। हमारे हमारे वन विभाग द्वारा अपनी ही भारत की सीमा पर ही अपनी टेरिटरी पर ही प्लांटेशन का काम किया और 4 खाल भी वो खोदे जा रहे हैं। तो उसमें वो वृक्षों की सुरक्षा के लिए उनका तारपाड़ किया जा रहा है। एक जगह हमारा पिलर जो है क्षतिग्रस्त है, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ नेपाली लोगों द्वारा वहाँ पर इसका विरोध किया गया और कुछ पिलर्स तोड़ दिए गए थे। अभी 2 बार हमारी लगातार उनसे मीटिंग हो गई है और आज भी हम गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई अभिलेख भी वहाँ से प्रस्तुत नहीं किए गए। तो जब उन्होंने कहा कि एक और नेक्स्ट वीक में वो अभिलेख के साथ हमारे पास आएंगे और जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। फिलहाल हमने जहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर हमने तारबाड़ कर रहे हैं। और उत्तराखंड में थराली के रामलीला मैदान में इन दिनों पातालेश्वर महादेव मंदिर द्वारा 11 दिवसीय पंचपुराण का आयोजन चल रहा है। पंचपुराण सुनने के लिए रोजाना श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस पंचपुराण का समापन आने वाले 11 जून को यज्ञ हवन और विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। जय बैतालेश्वर महादेव। इस श्री बैतालेश्वर महादेव प्रांगण में श्री पंच महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। पंच महापुराण में श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, श्री नरसिंह पुराण, श्री गरुड़ पुराण, ये पंच पुराणों का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सब भक्त से ये अनुरोध है कि इस पावन पर्व, गंगा दशहरा पावन पर्व के अवसर पर सभी भक्त लोग इसमें आकर के और अपना अमूल्य समय दे करके अपने जो है जीवन को लाभार्थी बनाएं। और पंचपुराण जो है, पंचपुराण के साथ अग्नि मंथन द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। समस्त जग के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के खुशहाली के लिए यह पुराण का आयोजन हुआ है। इससे पहले 12 साल पहले 2010 में श्री अष्टादश महापुराण हुआ था और आज 12 साल के बाद इस आयोजन का किया जा रहा है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में आएं और अपना अपना योगदान करें। जय बैतालेश्वर। उत्तराखंड के किच्छा में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में चोरियों के जल्द खुलासे और चोरियों पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर तमाम व्यापारियों किच्छा कोतवाली में धरना दिया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेजा के नेतृत्व में तमाम व्यापारी किच्छा कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने चोरी के वारदातों का जल्द खुलासा करने की मांग की। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा चोरी की घटना को खुलासा नहीं किया जाता तो व्यापारी अनशन करते रहेंगे। दीपक सर्कल के हैं, एसएसआई हैं, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को इसको खुलासे को क्लियर कर देंगे। और हमारा दुकानदार है कई दिन से परेशान भी था, रोज़ हम धरने पे बैठ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं हमें कि कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे। आज इन्होंने फुल आश्वासन दिया है। आज हम धरने पे बैठे हैं तो उन्हें सोमवार का हमें आश्वासन दिया है और हम सारे पदाधिकारी लोग यहाँ आए हुए हैं। और आज हमने आश्वासन, सोमवार खुलासा नहीं होता है तो सारा व्यापारी यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको बता दिया है, सोमवार का हम दिन देखेंगे। सोमवार को अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत जल्दी आप हमारे धरने को और भी देखेंगे तरीका, जिससे कि जो हमारे हाथ में है हम बाजार बंद करने की कार्रवाई करेंगे। पूर्ण रूप से पूरा बाजार बंद करके अपना विरोध। उत्तराखंड के देहरादून में परिवहन निगम के द्वारा वाहनों की नीलामी की जा रही है, जो 11 जून को होगी। आरटीओ के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए बाकायदा सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और यहां आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उन सभी के विषय में गाड़ियों की जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नीलामी 11 जून को सुबह आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी और इसके लिए जो भी निर्धारित दिशा निर्देश हैं उसी के अनुरूप नीलामी की जाएगी। हाँ, ये हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं
और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर एआरटीओ ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा खुलेआम मरीजों के साथ स्वास्थ्य जीवन पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना डिग्री स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन के बिना ही झोलाछाप डॉक्टर द्वारा अस्पताल खोलकर मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला किच्चा कोतवाली अंतर्गत वार्ड 19 में देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की टीम जब किच्चा के वार्ड 19 में लाइफलाइन अस्पताल पहुंची तो टीम के होश उड़ गए। अस्पताल में एक मरीज का पेट ऑपरेशन किया जा रहा था, जबकि दूसरे मरीज का ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। वहीं आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है। ये सिरौली कला किच्छा स्थित लाइफलाइन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व भी 28 मई को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, और उस दिन भी इनके पास नैदानिक स्थापन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं था और इन्हें 25,000 का जुर्माना उस दिन डाला गया था 28/5/2022 को। आज पुनः निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के अंतर्गत मरीज पाए गए। एक ऑपरेट मरीज पाया गया जिसे हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा संदर्भित किया है एम्बुलेंस बुलवाकर, और पुनः देखा गया कि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। वार्डों की स्थिति दयनीय थी, गंदगी थी, ओटी में गंदगी पाई गई। अतः जनहित में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आज इसको सील व सीज किया गया है। अल्मोड़ा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी चरम पर है। नगर के अधिकांश इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जल संस्थान में जो लोग पानी मुहैया कराने के लिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। पेयजल की किल्लत से परेशान खत्याड़ी के ग्रामीणों ने आज जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 6,000 की आबादी वाले खत्याड़ी क्षेत्र में 4 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है। साथ ही पानी आने का कोई समय नहीं है, कभी सुबह, कभी शाम या कभी आधी रात को पानी आता है। जल संस्थान द्वारा पेयजल वितरण किया जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को सुनना तय नहीं हुआ तो वो लगातार चक्का जाम भी करेंगे और प्रशासन को किसी न किसी तरीके से निराश भी करेंगे। एक माह से जो है पानी की आपूर्ति से प्रोवाइड हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 6,000 की आबादी है। 3 दिन में एक दिन ये पानी दे रहे हैं, उसका भी कोई टाइम नहीं है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे 3 दिन में एक दिन पानी दे रहे हैं, वही पूर्ण रूप से पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब कई बार हमने विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुका है, उनको लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी। उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है, जिसमें मजबूरन हमको आज ग्रामीणों के साथ यहाँ पर तालाबंदी करने के लिए आना पड़ा। पानी दे रहा है 10 बजे रात, 10 बजे रात में हम बुढ़िया लोग ऐसे पानी भरे। बच्चे तो अपना भर लेंगे, हम लोग तो ऐसे रह जा रहे हैं। टंकी हमारी खाली रह जा रही, टंकी में बिल्कुल पानी नहीं चल रहा है। कोई मोटर लगा ले रहा, कोई कुछ लगा रहा है। सबके घर के मोटर को भी सब करना चाहिए। पानी दिन में खोलना चाहिए टाइम पर, और ऐसी पानी कौन खोलेगा भैया, ये बताइए। 10 बजे रात सोने जाते हैं, वहाँ पानी खुला है। पानी के ऊपर जो मोटर लगा रहे हैं उनको चेक करिएगा, दिन में पानी खोलो। और हफ्ते में एक बार पानी, 2-4 दिन पानी आ रहा है, 4 दिन पानी नहीं आ रहा है, बताइए। फिर भी वैसे होता तो फिर क्या हम धरना देंगे, यहाँ चक्का जाम में बैठेंगे, ताला लगा देंगे, पूरा ऑफिस बंद कर देंगे। क्यों हमसे बिल ले रहे हैं? चक्का जाम करेंगे, हम ऑफिस में ताला लगाएंगे। ये या तो हमारी मांगे पूरी करो। सरकार तो पैसा हमसे जम के दे दिया, पानी दे नहीं दी। हर को 1 रुपये में पानी देंगे, पानी दे रहे हैं हमको 100 रुपये महीना बना दिया साल का। 10 दिन का हम इतना पैसा दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी है और रात में पानी दे रहे हैं, 9 बजे रात, 10 बजे रात। पानी खोलने वाले भी ऐसे हैं, शराब पी के पानी खोल रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग? हम परेशान हैं ग्रामीण वाले। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के रामनगर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 8 साल के सफल कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जनता ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास को लेकर जहां एक और कई बड़े काम किए गए, तो वहीं जनता के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। आप संज्ञान में लाए हैं, निश्चित है कि इसकी तरह मैं ध्यान दिलाऊंगा और बातचीत करूंगा आगे जो भी होगा। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर आप देख रहे हैं कि हालत इतनी बुरी है कि देश विदेश में पर्यटक विश्व के नाम मानचित्र पर रामनगर का नाम दर्ज है और पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे की अगर आप हालत देखेंगे तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। देखिए, मैंने कहा कि पहली बार 55 वर्षों के बाद जब से भाजपा आई है, इतना तेजी से विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसा एक काम दिख रहा है। तो जनहित में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और मैं कहूँ, चाहे वो आपकी सड़कों से लेकर हो, रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के हो, चाहे पानी से लेकर हो, चाहे वो शौचालय से लेकर हो, चाहे वो बिजली से लेकर हो। आपका बिजली की यदि बात करूं तो जो गांव आपके बरसों बरसों से बसे हुए थे आगे मोनका इधर की तरफ, तो वो बिजली तक नहीं लगा सकते थे, पानी नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक बार स्थिति आई कि उजाड़ने की स्थिति में हो गए थे। मैंने पार्लियामेंट के अंदर जब विषय लिया कि ये सब स्थिति, तो उनके यहाँ पानी भी जाना शुरू हुआ, बिजली भी लगना शुरू हुआ, उनको वहीं स्थापित करने का ये हुआ। ये कम बड़ा काम नहीं है, ये हमारे उसमें हुआ है। पर्यावरण की बहुत सारी चीज़, नेशनल हाईवे की बात आपने कही, कई जगह जिम कार्बेट के कारण दिक्कतें आ जाती हैं, पर्यावरण के कारण आती है, लेकिन उसमें भी हम कई जगह शिथिलता लाए हैं हमारी भारत सरकार ने। तो कहाँ होती थी, कभी इतनी तेज़ी से सड़कें बनी थी क्या? कभी नहीं बनी थी। लेकिन तेज़ी से सड़कें बनी, तो वही एक कारण है कि इसमें भी शिथिलता लाए हम लोग। और आपके 2 पुल बहुत बड़े इस प्रकार का। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारी ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता में आई भाजपा के अच्छे दिन का वायदा कहाँ गया, पर अच्छे दिन नहीं आए। काला धन को लेकर जो भाजपा लगातार वादा कर रही थी, उसके काले दिन का वादा कहाँ गया? वहीं विदेशों से जो काला धन आया, मोदी सरकार ने कहाँ रखा? धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, भाजपा का शासनकाल रैलियों में ही निकल गया है, जबकि कोरोना काल में जब लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे तो सरकार सो रही थी। क्या कारण था कि भारत में मौतें ज़्यादा हुई और चाइना, जहाँ से महामारी उत्पत्ति हुई, वहाँ पर मौतें कम हुई? यूथ कांग्रेस के बैठक में यूथ कांग्रेस ने देश भर में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का संकल्प लिया। यूथ कैसे जोड़ेंगे? यूथ का अधिकार है रोजगार। रोजगार अधिकार यात्रा हिमाचल में निकालने वाले हैं। बेरोजगारी चौपाल लगाने वाले हैं और युवाओं के मुद्दे उठाकर युवाओं तक, जनता तक हम पहुंचेंगे। हम बताएंगे कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो हमने क्या किया, और हम दिखाएंगे कि बीजेपी पे सरकार में थी तो उन्होंने जो कहा वो दूर दूर तक नहीं कर पाए। साथ में आने वाले दिनों में हम हिमाचल के युवाओं से पूछेंगे कि वो आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से हम एक युवा मैनिफेस्टो बनाएंगे। बूथ जोड़ो कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस जिला कार्यकारी, असेंबली कार्यकारी से नीचे संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेगी और हर बूथ में 5 यूथ को जोड़ने का काम करेगी। यूथ कांग्रेस ने साबित किया है कोरोना समय में, पहले भी आज भी, जनता के मुद्दे पे निगम जी ने अपनी पैर पुलिस की लाठीचार्ज में तुड़वाई है। काफ़ी दिनों से हम सड़क पर अनशन कर रहे हैं पेपर लीक के मामले को लेकर। इससे साफ पता चलता है कि युवा कांग्रेस जनता की ए टीम है, कांग्रेस पार्टी की ए टीम है, युवाओं की ए टीम। कांग्रेस में
खासकर युवा कांग्रेस की बात मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं युवा कांग्रेस का प्रभारी हूं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आम घरों से जो संघर्ष करते हैं युवा, खासकर महिला, उनको संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए, पद दिए जाए। आप कहते हैं कि आम घर के लोगों को टिकट नहीं मिलती। मेरे साथ अमरप्रीत लाली जी बैठे हुए हैं जो हिमाचल के युवा कांग्रेस के प्रभारी। ये बहुत पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरक्षा व्यवस्था के हवाले पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई बार हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और इस दौरान हेलीकॉप्टर पर तीर्थयात्री या स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिस कारण हादसे भी होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनज़र पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड में संचालित सभी हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों के जाने पर बैन लगा दिया है। हेलीपैड पर वही यात्री जा सकता है जिसको हेली सेवाओं के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो, लेकिन इसके अलावा कोई भी यात्री हेलीपैड पर इस आदेश के बिना नहीं जा सकता। केदारनाथ जी के लिए तो मैंने उसी वक्त निर्देश जारी किए थे कि जो हेलीपैड क्षेत्र है उसको पूरी तरह से यात्रियों से मुक्त रखा जाए, सिर्फ जिसको बैठने आना है वही आए वहाँ पे। और बाकी हम एक जनरल डायरेक्शन भी दे रहे हैं बाकी सब जगह पे जहाँ भी वीआईपी आते हैं कि हेलीपैड क्षेत्र को पब्लिक से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अचानक मौसम के बदलाव का असर अब आम आदमी के स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम ज़्यादातर ठंड रहता है, पर इस बार की गर्मी ने रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार अल्मोड़ा में 60 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी पाई गई है, जिससे अब अल्मोड़ा में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अगर बात करें जिला मुख्यालय के अस्पतालों की, तो यहाँ प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज वायरस संक्रमित बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। खाली पेशेंट के लिए जो है हम लोगों की रणनीति यही है कि जो पेशेंट एक्चुअल जो पेशेंट है वही यहाँ पर आए और ओपीडी 400-500 के करीब हमारी रहती है पर डे की। मरीज आजकल बुखार, खांसी, जुकाम और पेट खराब और इस तरह की ज़्यादा आ रही हैं और यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, हम सब दवाइयाँ। उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी का हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल महीने में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 69 जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई थी। वहीं 53 अन्य प्रकार से आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थी। अग्निशमन अधिकारी एसडीएम तिवारी ने बताया कि मई माह में आंकड़े कुछ काम कर रहे थे। जून के शुरुआती दौर में ये आंकड़े ज़्यादा थे, लेकिन फिलहाल अभी के जो आंकड़े हैं वो 278 के पास पहुंच गए हैं। फायर सर्विस की तरफ से कि सभी लोग अवेयर रहें और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अपने घर में जैसे लाइट के जो भी उपकरण हैं हमारे, उनमें तार हैं, वायरिंग्स हैं, उनका ध्यान रखें, ओवरलोड ना होने दें, या अननेसेसरी कोई भी ऐसा उपकरण हमारा या गैजेट है उसको खुला छोड़ करके ना जाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहे। अन्य में आ जाता है जैसे कि हम लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कहीं आग लगा देते हैं और उसको समाप्त करने के लिए उसको ऐसे छोड़ के ना जाएं। पहले तो ना लगाएं, एक पर्टिकुलर डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत है जलाना है तो उसको छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि हवा से उड़ करके भी दूसरी जगह चिंगारी जा सकती है और आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो सभी लोग अवेयर रहें और प्रत्येक आदमी जब इस बातों का ध्यान रखेगा तो शायद कि आग की। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार बढ़ते तापमान से जहां एक और भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, तो वहीं अब जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के डेटा चौकी के समीप स्थित जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया
आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कर्मचारियों को आग बुझाने में बड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन इसी बीच तेज हवाओं के कारण आग विकराल रूप धारण कर ली, जिसके बाद वन कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। लेकिन कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां उरेड़खानी के कास्तेश्वर बेमौसमी सब्जी मशरूम उत्पादक के साथ भी उन्नत बीजों और तकनीकी का प्रयोग कर रही अपने आर्थिक को मजबूत कर रहे हैं। डीएम विनीत कुमार ने अनुसूचित जाति के बहुल गांव उडेरखानी का दौरा किया। वहीं सब्जी उत्पाद के साथ ही आजीविका संवर्धन कार्यों का निरीक्षण किया। किसानों से डीएम से आपस में बातचीत भी हुई है। हमारा यही है कि हम जो है बागेश्वर को वेजिटेबल्स के मामले में हम लोग यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट कर सके और साथ साथ ही हमारे जो फार्मर्स हैं इनकी इनकम को भी हम लोग डबल कर सके। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने में मिल रहा है कि जो इनकम है फार्मर की वो अगर वो ओपन में लगाता है और एक पोली हाउस में लगाता है तो लगभग 4-5 गुना जो है उसकी इनकम में इजाफा हो। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में आज दोपहर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने बैंक में धावा बोलकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश लूट की घटना के बाद बेखौफ फरार होने में सफल हो गए। शहर के बीचों बीच अचानक हुई इस बैंक लूट की वारदात से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं क्षेत्र में इस दुस्साहस वारदात के बाद सनसनी फैल गई है। लूट की घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वहीं कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच भी गए हैं। जैसे इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर बहुत अच्छे सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं और 3 लोग आए जिनमें से एक व्यक्ति पहले आया है और उसने पूरा वहाँ पर रैकी वगैरह किया और बाकी 2 लोगों को बुलाया। तो इस तरह से एक घटना हुई है और तीनों लोगों ने इन लोगों को डरा के यहाँ से पैसे ले गए। सर, इसमें जो और चीज़ देखी जा रही है कि बैंक की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजामात किस तरीके से थे, उसकी भी जांच की होगी सर। हमने लगातार बताया है बैंक को, और बैंक के दिन में सुबह भी और शाम को भी चेकिंग हम लोग करते हैं। हमारा सिपाही या सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और लगातार इन लोगों को हम कहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के रखें और गार्ड रखें इस तरह से। लेकिन अभी इन लोगों ने बताया कि हम लोग लगातार ईमेल भेज रहे हैं हेड ऑफिस को, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है और बहुत अच्छे रिजोल्यूशन के क्वालिटी के जो कैमरे नहीं हैं, और जैसे कि बाहर भी जो कैमरा लगा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और इनका अलार्म का भी सिस्टम ये बता रहे हैं कि नहीं बज रहा है, अभी चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों ने फॉलो नहीं की है। सर, सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर तैनात नहीं है, तो ये भी एक लापरवाही है बैंक की। बिल्कुल रखना चाहिए, सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे बैंक हैं और कहीं घटना हो सकती है, और ये क्योंकि बड़ा बैंक है इसमें ज़्यादा कैश रहता है, तो इनको गार्ड जरूर रखना चाहिए। फिर कितनी नकदी लूट कर ले गए, कितने लोग? अभी तो इसका इन्होंने बताया नहीं है, कह रहे हैं कि अभी पूरा जो हम अपना सिस्टम गया था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, कोई उसमें भी लिए हैं, हिरासत में भी लिए हैं? हाँ, जो आम लोगों के निशानदेही पर 3 लोगों को भी फिलहाल राजस्थान पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी। फिलहाल मुकदमा लिखा जा चुका है, आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन। सर, की मांग रखी गई है ग्रामीणों की तरफ से कि पुलिस चौकी होनी चाहिए, इस संबंध में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सैया क्षेत्र में, अटारी क्षेत्र में जो चौकी की डिमांड है वो पुनः डिमांड है, काफ़ी पहले से मांग चली आ रही है, और इस यह मांग शासन और प्रशासन दोनों स्तर पर लोगों के संज्ञान में, उच्च अधिकारी के संज्ञान में है, और इसमें प्रोसेस चल रहा है, उसको अति शीघ्र पूरा किया जाएगा। सर, जैसे यहाँ स्मैक का कारोबार चल रहा है सर, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यहाँ पर जो स्मैक के विषय में जो मुझे सूचना मिली है, सहसपुर विकासनगर क्षेत्र में तो हमारे द्वारा स्मैक को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे आज पहली बार ये सूचना मिली कि यहाँ पर भी इतने बड़े स्तर पर स्मैक का उपयोग होता है। तो मैं तहसीलदार साहब से, डीएम साहब से और इस संबंध में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और एलिमिनेशन के लिए, इस नशे के एलिमिनेशन के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे। थैंक यू।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।